हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। अब तक हमने क्या देखा था? केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। आफ्टर दैट हम ये देखा था कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखे थे, 2 टाइप्स हमने कल देख लिए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या देखा था कि कोई भी एलिमिनेट है, कोई भी कंपाउंड है, वो टूट के जब उसको कोई भी हीट, एनर्जी, टेम्परेचर दिया जाता है, कुछ भी इनपुट किया जाता है एनर्जी उसके अंदर, तो वो ब्रेक डाउन होके 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। 3rd नंबर पार्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेस चेंज करना, प्लेस चेंज करना। इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्शन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। इसमें क्या होता है, 2 और मोर मेटल्स होते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा रिएक्ट करने वाली मेटल्स हैं, जो मोर रिएक्ट करने वाली मेटल्स है, वो लीस्ट रिएक्ट करने वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। मतलब मोर रिएक्ट करने वाली लीस्ट रिएक्ट करने वाली की जगह आके बैठ जाती है और लीस्ट रिएक्ट वाले को अलग कर देती है। It is an insoluble solid that emerges from a liquid solution। ये एक ऐसा insoluble solid है। insoluble solid जो कभी किसी के अंदर नहीं घुलता है। insoluble मतलब नहीं घुलता है। solid एक ऐसा solid है जो कि emerges from a liquid solution, जो कि एक liquid solution से हमें मिलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमें ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है जो कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस से लिक्विड सॉल्यूशन का होता है, जो वापस कभी उस लिक्विड में नहीं घुलता है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। Fe सॉलिड है। Fe क्या होता है, आयरन। SO Fe प्लस SOCu, Fe प्लस SOCu, ये हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये एक्वसिस है, ये सॉल्यूशन है। तो इसको जब रिएक्ट करवाते हैं, अब इसमें एक बात देख लीजिए आप, ये Fe है, आयरन है, ये मोर रिएक्टेंट है। ये क्या है, मोर रिएक्टेंट है। और ये Cu कॉपर है, वो लीस्ट रिएक्टेंट है। वो क्या है, लीस्ट रिएक्टेंट। इसको जब प्रोसेस करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो मोर रिएक्टेंट है वो लीस्ट रिएक्टेंट की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, SO के साथ कौन आ गया, Fe आ गया, FeSO4, और इसने बना लिया आयरन सल्फेट। और Cu जो कि कॉपर अकेला है, लीस्ट रिएक्टेंट है, इसको अलग कर दिया। तो आप ये भी देखेंगे कि कॉपर अगर हमें अकेला मिला है, सिंगल फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ये ऐसा सॉलिड है जो कि लिक्विड सॉल्यूशन से हमें मिला है। एक बार वापस देख लीजिए इसको। Fe है, ये मोर रिएक्टेंट है, कॉपर है, वो लीस्ट रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, Fe है वो Cu की जगह आ जाएगा, आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेगा। क्यों, क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, जो ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादा एजुकेटेड होता है, इलाइट होता है, या फिर ज़्यादा रिच होता है, वो हमेशा अपने नीचे लोगों को क्या कर देता है, दबा देता है, हटा देता है, उन्हें टिकने नहीं देता है। यही बात है ना, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो मोर रिएक्टेंट है वो लीस्ट रिएक्टेंट को क्या है, हटा देते हैं, उन्हें टिकने नहीं देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लेस रिएक्टेंट है और कौन मोर रिएक्टेंट है, तो ये टेबल आपको एक लर्न करनी पड़ेगी। इसमें लिथियम है, ये सोडियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, और ये पीबी लीड, पेबलम इसका नाम लीड बोलते हैं जिसको। ये है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये ऑर्गन है, और ये सोना चांदी, ये सब है। तो आप ये देख लीजिए, ये एक टेबल है, इसमें मैंने हाइड्रोजन को ब्लैक मार्क करा है।
हाइड्रोजन को ब्लैक मार्क करके बॉक्स में डाला है जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ना तो मोर रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है, ना मोर रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है, ये इक्वल है, ये बराबर है, ये कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसका जो रिएक्शन है वो ज़ीरो है, इसका रिएक्शन क्या है, ज़ीरो है। तो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे अलग से शो किया है कि इसकी जो रिएक्शन वैल्यू है या इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़ीरो है। तो आप ये देख लीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है वो सारे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है वो सारे मोर रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन के नीचे ये जो अपने कॉपर, कॉपर है, वो प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये टेबल एक आपको दिमाग में रखनी होगी, लर्न करनी होगी, बहुत आसान है लर्न करना, कि हाइड्रोजन के ऊपर सारे वो मोर, हाइड्रोजन के नीचे सारे लीस। अब जैसे हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर लीड है, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, आयरन की इससे ज़्यादा, जिंक की इससे ज़्यादा, ऐसे करते जो फर्स्ट लिथियम है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है किसी भी चीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आयरन लोहा होता है, वो हल्की सी नमी मिलते ही या हल्की सी बारिश होते ही उस पर क्या होती है, जंग लग जाती है, उस पर एक जो रेडिश या ब्राउनिश सी लहर आ जाती है, तो वो क्या होती है, वो रिएक्शन ही है। आपने देखा है कभी, हमने ना जैसे आयरन की ज्वेलरी बना के पहन ली है, लोहे की ज्वेलरी बना के पहने हुए कभी किसी को देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। अगर हम लोहे की ज्वेलरी बना के पहनेंगे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, वो टिकने वाली नहीं है। लेकिन ये जो लेस रिएक्टिव है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये लेस रिएक्टिव है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ज्वेलरी हमेशा इसकी पहनी जाती है। आपने देखा होगा ये अपने हाथ में ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, रिंग्स वगैरह पहनते हैं। हम पूरे दिन घर में काम करते हैं, इसमें एसिड भी लगता है, बेस भी लगता है, सब चीज़ें लगती है, खट्टापन, एसिड हो गया, खट्टापन हो गया, साबुन सरफ हो गया, या फिर कोई खारी चीज़ लगती है, पूरे दिन पानी में रहता है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इसकी जगह अगर हम कोई आयरन की ऐसे रिंग पहन के रख ले तो अगले दिन ही हमारे हाथ में यहाँ पे एक अजीब सी रेड सी लहर बन जाएगी, वो हम पहन ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देता है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर वाले हो गया, डबल यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट। This is the reaction when new compounds are formed by mutual exchange of iron between two compounds। ये कह रहा है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि आयरन के टू कंपाउंड रिएक्ट करके टू नए कंपाउंड बनाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हम BaCl बेरियम सल्फेट, ये दोनों एक्वस से दोनों सॉल्यूशन है हमारे पास। इसमें तो वन सॉल्यूशन था, एक लिक्विड था, ओके। इसमें क्या है, दोनों एक्वस से मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है यहाँ पे। इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या होंगे, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये Na है वो Ba की जगह आ जाएगा, Na है वो Ba की जगह आ जाएगा, और Ba है वो Na की जगह चला जाएगा। देखते हैं इसका रिएक्शन से बनेगा BaSO4। SO4 क्या गया, Na था, Na की जगह क्या आ गया, Ba आ गया। BaSO4 मतलब ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड का फॉर्म है, प्लस Ba की जगह क्या आ गया, Na आ गया, तो ये बन गया NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, हमारा कॉमन साल्ट। तो देखिए इसमें डबल रिएक्शन हुआ ना, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया। इसमें तो ओनली फॉर इसने ही प्लेस चेंज किया था, ओनली वन प्लेस चेंज हुआ था। इसमें क्या हुआ, टू रिएक्टेंट्स आपस में प्लेस चेंज कर रहे हैं, और अपने रिएक्शन से पहले लिए भी दोनों एक्वसिस है। तो जब दो कंपाउंड आयरन के आपस में इंटरचेंज करके प्रोसेस करके
रिएक्ट करके नए कंपाउंड बनाते हैं, वो दोनों नए कंपाउंड बनाते हैं, वो दोनों दो कंपाउंड बनाते हैं और वो आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, प्रेसिपिटेट। इसको मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे अपने छाछ बनाते हैं, छाछ से जो मक्खन निकलता है, तो वो मक्खन एक ऐसा सब्सटेंस है जो वापस छाछ में नहीं घुल सकता। सही बात है ना। ये अपने वो जो बिलोना करते हैं, बिलोने से मक्खन मक्खन ऊपर आ जाता है, अभी मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। तो आप इसका ऐसा कर सकते हो क्या कि वापस उस मक्खन और छाछ को मिक्स करके ऐसे कर दो तो वापस मिक्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। मक्खन कभी भी वापस छाछ के अंदर मिक्स नहीं होता है, मर्ज नहीं होता है। यही प्रेसिपिटेट होता है। इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड विच इन्वॉल्व्स फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। ये एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड है, नहीं घुलने वाला सॉलिड है, जो कि ये एक ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड में से निकलता है लेकिन वापस लिक्विड में कभी नहीं घुलता है। ऐसा सॉलिड है जो निकलता तो लिक्विड में से है लेकिन वापस कभी भी लिक्विड में नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको नाम से ये थोड़ा टफ सा लग रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेंट। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, और हाइड्रोजन का उसमें से रिमूव होना। ऑक्सीडेशन नाम से आप ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का उसमें से निकलना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेंट की एडिशन ऑफ O2 ऐड होता है, रिमूवल ऑफ H2 हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं मतलब जैसे कि अगर किसी के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो CuS, जो कि इलेक्ट्रॉन पावर 2 है, +2 है, तो ये अगर इसके पास +2 है तो ये +2 किसी ना किसी को देगा ही देगा। अगर आपके पास नेसेसिटी से ज़्यादा कुछ है तो आप वो किसी को दोगे ना। तो वही बात है, अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसकी जो पावर है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स आयन है, वो अगर प्लस में चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो अब किसी ना किसी को देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा। तो ये 3 चीज़ें जहाँ पे हो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेंट। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, बट ये दोनों हम पहले समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लास्ट में एक साथ में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ये इसका जस्ट उल्टा है। उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, इसमें उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। रिडक्शन वो है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, वो प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, लेने को क्या कहते हैं, गेन करना, तो ये हो जाएगा गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स, आयरन, ये सब क्या होता है कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ। जैसे ऑक्सीजन की ये 8 होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपने पढ़ रखा होगा ना कि फर्स्ट राउंड में 2 आते हैं, सेकेंड राउंड में 8 आते हैं, तो इसमें ये कितने आते हैं, 6 आते हैं। 2 ये हो गए और 6 इसमें हो गए, तो ये इसकी टोटल 8 हो गई। तो ऑक्सीजन की ये कितनी होती है, -2 होती है। क्या होती है, -2। या फिर जैसे अगर मान लो और कोई रिएक्टेंट है, उसकी अगर ये 8 पूरे हो गए और उसके नेक्स्ट राउंड में 2 और आ रहे हैं, तो ये 2 क्या है, फ्री है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे XYZ कोई सा भी ले लो, उसकी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। +2 हो जाएगी ना। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे Cu कॉपर है,
प्लस O2 ऑक्सीजन है। एक बात हमेशा याद रखना, सिंगल एलिमिनेट होता है ना, सिंगल एलिमिनेट होता है उसकी आप एक्सटेंट वैल्यू जीरो मानी जाती है। सिंगल होता है तो उसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो Cu की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू 0, ऑक्सीजन भी अकेला है तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 0। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं, हीट देके रिएक्ट करवाते हैं, ये साइन आपने पढ़ा है ना कैटलिस्ट, तो इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है 2Cu, कॉपर ऑक्साइड मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। आप इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पर नीचे करके बताती हूँ मैं। Cu की, कॉपर की वैल्यू 0, ऑक्सीजन की वैल्यू भी क्या है 0। तो यहाँ पे इनके ऊपर कोई इंटरचेंज नहीं है, कोई भी ऊपर इसके वो लगी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का भी मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -2 होती है, इलेक्ट्रॉन्स की -2 होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, क्या लिखेंगे -2, प्लस कॉपर की हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ, कोई भी इंटरचेंज नहीं लगा हुआ है, तो इक्वल्स टू में हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। इधर रखा हमने x और इस -2 को हम इक्वल्स टू के इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू कितनी आ गई +2, कितनी आ गई कॉपर की वैल्यू +2। +2 हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है। तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन बाई 2, कॉपर की वैल्यू है वो 2 से बढ़ रही है ना, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन बाई 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 है, ऑक्सीजन की क्या है -2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन बाई 2, रिडक्शन बाई 2। इधर प्लस में है तो ऑक्सीडेशन बाई 2, इधर माइनस में है तो रिडक्शन बाई 2। समझे, बहुत आसान है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, आपको समझ नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करके सिखा दूंगी। जस्ट सिंपल सी बात है, इनके आप ये जो इंटरचेंज है ये लिख लीजिए, इसको ऐसे फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, जिसका प्लस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होगा, जिसका माइनस में आ रहा है उसका रिडक्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का एक साथ में होना रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक साथ में होना रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अपने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बचे हुई जितनी भी पार्ट्स है वो बता दूंगी, और एक दो कोई एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक के आए हुए हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए आप ये नोट्स रेडी कर लीजिए और इनको लर्न कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।